हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स की जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उनको सीखेंगे। कार्ल मार्क्स इन अ वे इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर। अब से आगे जितनी भी आप पॉलिटिकल थ्योरीज या आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कार्ल मार्क्स का जिक्र जरूर होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज हैं उनका एसेंस या कोर देखने जा रहे हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ गया तो आपको कार्ल मार्क्स की सोच के बारे में पूरी तरह से पता लग जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूरी तरह से पता लग जाएगा, जो बहुत हेल्पफुल होगा आने वाले थिंकर्स को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, उनके कोर कॉन्सेप्ट्स को देखना। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। हमने मेटाफिजिक्स से संबंधित बेसिक बातें क्या सीखी हैं। मेटाफिजिक्स मतलब अटेम्प्ट टू सर्च अल्टीमेट रियलिटी, ये दुनिया आखिर किन चीज़ों से बनी है। और मेटाफिजिसिस्ट तीन तरीके के होते हैं। कुछ मेटाफिजिसिस्ट होते हैं वो आर कॉल्ड प्लूरलिस्ट, जिनको लगता है, जो मानते हैं कि दुनिया कई सारी अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ों से बनी है। जैसे कि इसमें तमाम जो साइंटिस्ट होंगे वो आएंगे, बोलेंगे एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सॉइल के अंदर भी अलग अलग मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो उनके लिए अलग अलग एटम्स, अलग अलग एंटिटीज हैं। बट जो थोड़ा ध्यान से सोचते हैं उनको लगता है कि आखिर है तो सब मैटर ही, है तो सब जड़ या मैटर ही। और फिर जो थोड़ा डीप सोचने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि नो, दुनिया अलग अलग चीज़ों से नहीं बनी है, दुनिया मुख्यतः दो चीज़ों से बनी है। उनको कहा जाता है ड्यूअलिस्ट, दो चीज़ों से, मैटर एंड आइडिया। क्योंकि जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मैटर है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ। जो हमारे विचार हैं, जो सोच हैं, वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं। और वो विचार या सोच हमारे सोल के अंदर ही एग्जिस्ट करते होंगे। इस कारण से मैटर एक रियलिटी है, उसके अलावा आइडिया या सोल, उसी को स्पिरिट भी कहते हैं, वो रियलिटी है। सो देयर आर ड्यूअलिस्ट्स हु बिलीव दैट अल्टीमेट रियलिटीज आर टू, मैटर एंड सोल। उसी को कहा जाता है मैटर एंड आइडिया। लेकिन जब कुछ ऐसे थिंकर्स भी हुए हैं जिनका मानना है कि नो, हाउ अल्टीमेट कैन बी टू, अल्टीमेट चीज है, सर्व ऊपरी, सबसे ऊंची चीज दो कैसे हो सकती है। द अल्टीमेट हैज टू बी वन। जैसे मैंने बार बार एग्जांपल दिया, कोई आपसे पूछे कि हु इज द ग्रेटेस्ट, तेंदुलकर और विराट कोहली, एंड इफ यू से बोथ, तो ये जवाब थोड़ा इनकंसिस्टेंट सा लगता है। हाउ टू पीपल कुड बी ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, वैसे ही हाउ टू थिंग्स कुड बी अल्टीमेट। द अल्टीमेट रियलिटी हैज टू वन, हैज टू बी वन। लॉजिकली तो यही सही लगता है। और फिर इस सेट ऑफ थिंकर्स को कहा जाता है मोनोइस्ट, हु बिलीव दैट अल्टीमेट रियलिटी इज वन। अब अल्टीमेट रियलिटी अगर एक है तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि मैटर अल्टीमेट रियलिटी है या आइडिया या सोल अल्टीमेट रियलिटी है। सो देयर आर ग्रुप ऑफ थिंकर्स हु आर कॉल्ड आइडियलिस्टिक मोनोइस्ट थिंकर्स। वो बिलीव इन आइडियलिस्टिक मोनोइज्म, वो मानते हैं कि माइंड, स्पिरिट या कॉन्शियसनेस सब एक ही बात है, इट इज द अल्टीमेट रियलिटी। मैटर इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, मटेरियल चीजें जो हमें आसपास में दिखती है वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। इसी लाइन में आता है अद्वैतवाद वेदांता, जो मानता है ब्रह्म सत्य, ब्रह्म मतलब आइडिया, अल्टीमेट आइडिया, एंड जगत मिथ्या, मटेरियल थिंग्स आर नॉट रियल। जबकि इसी कैटेगरी में आते हैं हीगल, एक जर्मन थिंकर है मार्क्स से पहले, जिन्होंने मार्क्स को काफी इंस्पायर किया है। तो अगर मार्क्स को हमें समझना है तो हमें हीगल को अच्छे से समझना होगा। तो हीगल के बारे में हम और आगे देखेंगे। हीगल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ऑफ आइडियलिस्टिक मोनोइज्म। जबकि देयर आर सेट ऑफ थिंकर्स हु बिलीव दैट अल्टीमेट रियलिटी इज मैटर, मटेरियल चीजें ही अल्टीमेट एग्जिस्ट करती हैं, आइडिया या सोल जैसी कोई चीज होती नहीं है। इस कैटेगरी में आएंगे चारवाक जैसे थिंकर, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के को बिलोंग करते हैं। उसके अलावा वेस्टर्न फिलोसफी में तो कई सारे लोग हैं जो इस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। और हम देखेंगे आगे कि कार्ल मार्क्स भी इसी ट्रेडिशन को बिलोंग करेंगे। ही बिलीव्स इन अल्टीमेट रियलिटी ऑफ मैटर, नॉट आइडियाज। तो थोड़ा सा हीगल को एक बार अच्छे से समझते हैं फिर से। लास्ट वीडियो में भी हमने हीगल के बारे में देखा था, एक बार फिर से यहाँ क्विकली रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू मार्क्स।
तो हीगल के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा कि हीगल वॉज एन आइडियलिस्ट थिंकर, ही बिलीव इन आइडियलिस्टिक मोनोइज्म, मीन्स आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी। हीगल की आइडियलिज्म की बात की जाए तो हीगल कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट ओरिजिनली द अल्टीमेट आइडिया या अल्टीमेट स्पिरिट, जिसको हीगल ने नाम दिया है गाइस्ट। तो शुरुआत में सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करता था, वो था गाइस्ट या आइडिया। और ये गाइस्ट या आइडिया, इसी पे देखिए हीगल का आइडिया और अद्वैतवाद वेदांता काफी हद तक मिलता जुलता है। और ये कहते हैं, ये मानते कि शुरुआत में बस वही था। हीगल उसको गाइस्ट कहेंगे, अद्वैतवाद वेदांता उसको ब्रह्म कहेगा। और इसी पे वो रॉकस्टार फिल्म का गाना है कि जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, तू ही था, तू ही था, तू ही था। अब हीगल का आइडियलिज्म क्या होता है, क्या कहता है कि जब गाइस्ट या आइडिया अल्टीमेट रियलिटी था, ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था, देन इट अनफोल्डेड इटसेल्फ इनटू नेचर। इस गाइस्ट से ही नेचर बना है। एंड नेचर में दोनों चीजें हैं, मैटर एज वेल एज आइडिया। तो ये जो मटेरियल चीजें हैं हमारे आसपास में, पत्थर, नदियां, उसके अलावा ये हिरन का जो शरीर है, ये मटेरियल चीजें हैं। ये सब मटेरियल चीजों के साथ साथ आइडियाज भी हैं। आइडिया जो इमर्ज हुआ इस गाइस्ट से, आइडिया एंड मैटर टुगेदर फॉर्म्स नेचर। बट द गाइस्ट इज ओरिजिनली एन आइडिया एंड मैटर हैज डेवलप्ड फ्रॉम द आइडिया इटसेल्फ। दैट इज वाई द मैटर कैन नॉट बी द अल्टीमेट रियलिटी। मैटर नेचर के अंदर कंपोजिट है, नेचर मैटर का और आइडिया का, बट इस कंपोजिट में भी आइडिया इज कोर, दिस इज कोर। तो ये जो नेचर है, इसके पीछे का आइडिया डिटरमाइंस स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। ये मैटर किस तरीके से अरेंज्ड होगा अराउंड द आइडिया, वो आइडिया डिटरमाइन करता है। सो हीगल की अगर बात एक लाइन में हम समझने की कोशिश करें तो नेचर के फॉर्म में, and nature has evolved from this geist या ultimate idea only. Nature is actually composite of matter and idea. But nature के अंदर जो matter होगा और किस structure में होगा, वो decide करता है idea itself. यानी कि the idea is core. It determines the structure of matter. और फिर इस आइडिया के अंदर conflict आता रहता है that leads to change in the nature. और उस conflict in idea को कहा जाता है dialectical आइडियलिज्म। यह है हीगल की फिलॉसफी, एसेंस ऑफ हीगल्स फिलॉसफी, जिसको एक लाइन में कहा जाता है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। हीगल कहते हैं कि ओरिजिनली एग्जिस्टेड गाइस्ट, दिस गाइस्ट या अल्टीमेट स्पिरिट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ नेचर। दिस नेचर इज कंपोजिट ऑफ मैटर एंड आइडियाज, एंड आइडियाज आर द एसेंस। आइडिया के अराउंड ही मैटर अरेंज हुआ है, स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे पहले एक जीव हुआ जिसके 8 पांव हुआ करते थे, अब 8 पांव के कारण उसको चलने में प्रॉब्लम होती थी, तो धीरे धीरे एक जीव हुआ जो 4 पांव पे चलने लगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली 4 पांव पे चलना आसान है 8 पांव के मुकाबले, क्योंकि 8 पांव पे कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। फिर उस 4 पांव वाले जीव के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी आई कि 4 पांव में क्या होता है कि कुछ भी उसके लिम्स फ्री नहीं होते हैं। तो फिर उसमें उस आइडिया में इनकंसिस्टेंसी आई, और फिर 2 पांव पे चलने वाले लोग आए जिनके 2 लिम्स फ्री हुए, जिससे वो 2 लिम्स से कुछ और भी कर सकते थे, लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। तो एक तरफ डार्विन एक्सप्लेन कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑर्गेनिक फैक्टर्स, और दूसरी तरफ हीगल एक्सप्लेन कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसॉफिकल फैक्टर, कि ओरिजिनली एग्जिस्टेड गाइस्ट एंड द गाइस्ट इज एन आइडिया, दिस गाइस्ट इज एन आइडिया, अल्टीमेट स्पिरिट, इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इनटू नेचर, दैट इज मैटर एंड आइडिया, बट आइडिया इज कोर, मैटर इज तो जस्ट स्ट्रक्चर अराउंड इट। एंड इन दैट सेंस, सिंस Hegel believes that idea is core and matter is just an extension of idea. That is why Hegel is also a monoist, but idealistic monoist. तो हीगल में और अद्वैतवाद वेदांत में अंतर बस ये है कि अद्वैतवाद वेदांता के हिसाब से मटेरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर लाइक ड्रीम्स। जैसे हम ड्रीम में कार चलाते हैं, वैसे ही हमें आसपास में मटेरियल चीजें दिखती हैं। और हीगल के हिसाब से नो, मटेरियल थिंग्स डू एग्जिस्ट,
बट दे आर एक्सटेंशन ऑफ आइडिया इटसेल्फ। आइडिया से मटेरियल चीजें इमर्ज होकर के आई हैं, और आइडिया तो अल्टीमेटली ये जाइस्ट या स्पिरिट से नेचर इमर्ज होकर के आया है, और इस नेचर के अंदर भी जो आइडिया है उसके अराउंड मैटर अपने हिसाब से अरेंज हो जाता है, और फिर इस आइडिया में कन्फ्लिक्ट के कारण फिर नेचर इवॉल्व होता रहता है। आइडिया में कन्फ्लिक्ट कि नो नो दिस इज नॉट बेटर, इससे वो बेहतर हो सकता था, फिर उससे वो बेहतर हो सकता था, और इस तरीके से नेचर इवॉल्व होता रहता है। तो इवोल्यूशन ऑफ नेचर happens due to conflict in idea, and this is known as dialectical idealism, conflict in idea. And ultimately what happens, a time will come when the Geist will attain itself in its perfect form. When Geist first of all manifested itself in nature, which was composite of matter and idea, तो ये जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर था, उसका जो आइडिया था वो परफेक्ट नहीं था, एब्सोल्यूट नहीं था, पर धीरे धीरे डायलेक्टिकलिज्म के कारण समाज बेहतर होता जाएगा, सोसाइटी नेचर बेहतर होता जाएगा, एंड अ टाइम विल कम व्हेन एक अल्टीमेट आइडिया विल बी अचीव्ड, और उस अल्टीमेट आइडिया के हिसाब से अल्टीमेट सोसाइटी विल बी क्रिएटेड। तो जो अल्टीमेट आइडिया होगा दैट विल बी इन द माइंड ऑफ ह्यूमंस, और उस अल्टीमेट आइडिया के अराउंड फिर ह्यूमंस अपने समाज को बनाएंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, पोएट्री लिखेंगे, फिलोसफी लिखेंगे। और इस तरीके से समाज, हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन बेहतर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली दिस गाइस्ट will rediscover itself in our thoughts, in our consciousness of humans, and it will get manifested. This ultimate geist in our consciousness will get manifested in the form of philosophy, art, culture, political institutions and social institutions in our human society. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हीगल वॉज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्ट फिलोसोफर। ही बिलीव्ड कि समाज वक्त के साथ बेहतर ही होगा। वो इसलिए क्योंकि ये अनफोल्डमेंट हम इंसान नहीं कर रहे हैं, समाज को बेहतर बनाने का काम हम इंसान नहीं कर रहे हैं, ये बेहतर बनाने का काम के पीछे एक नेचुरल फोर्स है, द फोर्स ऑफ गाइस्ट, और समाज अलग अलग स्टेजेस से होते हुए गुजर रहा है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन आइडिया। जैसे हमने समाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके समाज को और बेहतर बनाया, लेकिन फिर एक ये थेसिस का एंटी थेसिस आया इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, एक तरफ है थेसिस, दूसरे तरफ है एंटी थेसिस, उसका सिंथेसिस हम निकाल करके ले आएंगे इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा तरीका निकालेंगे जिसमें हम डेवलप भी करेंगे, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के तरीके ढूंढेंगे, और इस तरीके से समाज बेहतर 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 होता जाएगा। एंड देन विल कम ए टाइम व्हेन गाइस्ट will realize itself completely. There will be a stage on the earth itself where the spirit will fully know itself. This is what Hegel says. And Hegel says कि every stage of the society, समाज जिस भी स्टेज में रहा है, जैसे एंशियंट टाइम में जैसा हमारा समाज था, उसके सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो थे, उसके मुकाबले मेडिएवल समाज के सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अलग थे, और उसके मुकाबले मॉडर्न समाज के सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, और भविष्य के सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अलग होंगे। उसमें जो मटेरियल चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उस टाइम का पार्लियामेंट का बिल्डिंग ऐसा हुआ करता था, बाद का पार्लियामेंट का बिल्डिंग ऐसा है, वो मटेरियल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उस मटेरियल चीज़ों के पीछे का जो आइडिया है दैट इज द कोर। इफ आइडिया इज ऑफ डेमोक्रेसी देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी उसी हिसाब से होंगे, बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशंस सब वैसे होंगे। इफ आइडिया इज ऑफ मोनार्की तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वैसे होंगे। तो ये जो अपने आसपास में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मटेरियल स्ट्रक्चर, ये तो बस मैनिफेस्टेशन है आइडिया का। आइडिया इज कोर, आइडिया इज फंडामेंटल, मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। इस सेंस में हीगल इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियलिस्ट थिंकर, मोनोइस्ट आइडियलिस्ट थिंकर। ही बिलीव्स दैट आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, मटेरियल थिंग्स आर तो जस्ट अरेंज्ड अराउंड दैट आइडिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में हीगल का एक बड़ा प्रोमिनेंट कोट है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। जो भी हम आसपास में मटेरियल चीज़ें देखते हैं, रियल चीज़ें देखते हैं, वो रैशनलिटी यानी कि आइडिया के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से बनाई गई हैं। सीधे सड़क क्यों बनाए जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सड़क क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि लॉजिकली जस्टिफाइबल नहीं। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको जाना है कम से कम समय में, तो आपको सीधा चलना होगा। ऐसे जिगजैग वाले रोड नहीं बनाए जाते इन जनरल।
क्यों? उसके पीछे का आइडिया है। तो सड़क एक मटेरियल चीजें हैं, दैट इज अ रियल थिंग, बट द रैशनैलिटी इज द आइडिया कि इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यू शुड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। इस पे यूपीएससी ने इससे पूछा है साल 2021 में। सो ये जो हीगल का कॉन्सेप्ट है, इसी को नाम दिया गया है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एंड हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। You see, dialectical idealism and historical idealism are interrelated concepts. Dialectical idealism explains why evolution has happened or it is happening. It is happening because of conflict in ideas, inconsistency in ideas. And historical idealism explains what has been the different stages of history. So, ancient time में political institutions, social institutions कैसे थे? क्योंकि उसके पीछे का आइडिया ऐसा था। Medieval टाइम में ऐसे थे क्योंकि उसके पीछे का आइडिया ऐसा था। So historical idealism explains what, while dialectical idealism explains why. So that is the relation between the two core concepts of Hegel. Dialectical idealism, it says, it is the core concept. It says that reality is fundamentally spiritually ideal, not material. And development happens because of contradiction in idea. Idea एक थेसिस है, उसका एक एंटीथेसिस डेवलप होता है, एंड देन दैट लीड्स टू सिंथेसिस, एंड देन सिंथेसिस इज आल्सो अ थेसिस या न्यू आइडिया फॉर अ न्यू एंटीथेसिस दैट वी हैड सीन इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ, एंड दिस इज हाउ डेवलपमेंट हैपेंस। एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट is known as historical idealism. It is known as historical idealism because history के अंदर जो भी political, social, cultural institutions हैं, it can be defined on the basis of ideas of that time. So one-liner relation between dialectical idealism and historical idealism could be that dialectical idealism explains why, while historical idealism explains what was the structure of a particular, what was political, social, economic structure of a particular moment in the history. इस बात को एक बार फिर से इस इमेज की मदद से समझते हैं। तो हीगल के हिसाब से the Geist या spirit is the ultimate reality and that existed first. जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, तू ही था, तू ही था, तू ही था, ठीक है ना। फिर Geist manifested itself in the form of nature. Nature is composite of matter as well as idea. तो उस टाइम का आइडिया के हिसाब से उस वक्त का समाज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना। तो स्टार्टिंग में बने होंगे नोमैडिक सेटलमेंट्स, फिर धीरे धीरे लोगों को लगाओ कि नहीं नहीं यार, ये जीवन का तरीका बेहतर नहीं है, हम और इससे बेहतर जी सकते हैं, हमारा घर इससे बेहतर हो सकता है। तो पहले सोच आया, और वो सोच क्यों आया? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग आइडिया के अराउंड समाज बना हुआ था वो इनकंसिस्टेंट था या उसमें कुछ फ्लॉ लगा लोगों को। तो कॉन्ट्राडिक्शन, थेसिस का एंटी थेसिस आया, और फिर लोगों ने बेहतर घर बनाए। लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये अच्छा नहीं है, इसमें एक आदमी लीडर है, बाकी सबको चुपचाप से उसकी बात माननी होती है, ये ठीक नहीं है। तो फिर उस आइडिया में एक इनकंसिस्टेंसी आई और फिर नया सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। तो जो भी हमारे आसपास में स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे हमारे घर ऐसे हैं, हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऐसा है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि सीधा सीधा हमने मटेरियल चीजें वैसी बना दी हैं, इसलिए क्योंकि पहले हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऐसे होने चाहिए। तो नोमैडिक सेटलमेंट ऐसा हुआ, फिर वक्त के साथ आइडियाज में इनकंसिस्टेंसी के कारण, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के कारण समाज बेहतर हुआ। एंशिएंट समाज अलग था, मेडिएवल समाज अलग था, आज मॉडर्न सोसाइटी ऐसा है, हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होगा, पार्लियामेंट होगा, रेगुलर इलेक्शन होगा, वन मैन वन वोट होगा। सोसाइटी ऐसी है जहां सब लोग हारमोनियस तरीके से रहते हैं। वी हैव डेवलप्ड द सोसाइटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ या आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी। जैसे आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे कोई भी फैसला जो होता है वो हाउसिंग सोसाइटी के जनरल मीटिंग की मदद से होता है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी का जो जनरल मीटिंग है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, idea of liberty. So idea is important. Idea shapes the structure of the society. Idea shapes the political institutions of the society. And with time, ideas will become better because of this thesis, antithesis, and synthesis. Yeah, dialectical idealism. And a time will come when perfect ideas will be attained in our mind. And according to that idea, we will create political, social institutions around us. And that will be self-realization of Geist. Geist will self-realize itself. So the circularity will be attained. Geist started from its spirit form to manifestation in nomadic settlement, and ultimately Geist will realize itself in the form of ultimate
नेचर, द नेचर जिसमें आइडिया भी है, मैटर भी है, दैट विल बी इन द अल्टीमेट फॉर्म, जिसमें आइडिया विल कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज इटसेल्फ एज इट वाज इन ओरिजिनल फॉर्म, और उस आइडिया के हिसाब से मटेरियल चीजें स्ट्रक्चर हो जाएंगी। सो ये है हीगल की थिंकिंग। हीगल मानते हैं कि आइडिया फंडामेंटल है और मैटर उससे बस निकल करके आए हैं, या मैटर उसके हिसाब से अरेंज हुए हैं। आइडिया है कि आपको बैठ करके खाने की एक जगह होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर डाइनिंग टेबल बना है। अब कार्ल मार्क्स हीगल से बहुत इंस्पायर्ड थे। कार्ल मार्क्स भी उसी देश के रहने वाले थे जहां हीगल थे, और कार्ल मार्क्स बहुत इंस्पायर्ड थे हीगल से। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स के टाइम के जितने भी यंगस्टर थे सब हीगल से इंस्पायर्ड थे। जर्मनी के जो भी यंगस्टर्स कार्ल मार्क्स के एज में बड़े हो रहे थे, ऑल ऑफ देम वेर इंस्पायर्ड बाय हीगल। बट धीरे 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 कार्ल मार्क्स और ने हीगल की सोच से एक अलग सोच डेवलप की। कार्ल मार्क्स को हीगल का डायलेक्टिकल मेथड बड़ा अच्छा लगा कि प्रोग्रेस या चेंज हैपेंस बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। जब तक आप के अंदर कोई द्वंद्व ना चल रहा हो, कन्फ्लिक्ट ना चल रहा हो, तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं, संतोष है आपके जीवन में कि सब तो बढ़िया है जी, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक आपको ये ना लगे कि यहाँ कमी है, वहां कमी है, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। तो डायलेक्टिकल मेथड, द्वंद्वात्मक मेथड हीगल का मार्क्स को बहुत पसंद आया। लेकिन हीगल जो आइडियाज को अल्टीमेट रियलिटी मानते थे कि आइडियाज से ही मैटर निकल करके आए हैं, मार्क्स को यह बात बहुत जस्टिफाइबल नहीं लगी। मार्क्स को ऐसा लगने लगा शुरुआत से ही कि ये जो आइडियाज की सुपीरियरिटी बताई गई है ओवर मैटर, इस कारण से जो समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बैठ करके खाली ज्ञान देते हैं, काम नहीं करते, वो लोग डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं समाज में। और जो लोग रियल काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं, वो बेचारे पिछड़े हुए हैं। जबकि समाज का सबसे जरूरी काम वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्लाइटफुल कंडीशन है। और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उतना फंडामेंटल नहीं है, बैठ करके बस ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग बेहतर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ही, जो आइडिया देने वाले लोग हैं, इन लोगों ने ही लोगों को एहसास दिलाया है कि आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट। आइडियाज होंगे तो उस हिसाब से मैटर तो बन ही जाएगा। तो इस कारण से कार्ल मार्क्स को हीगल का डायलेक्टिकल मेथड तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हीगल का जो आइडियलिज्म है उसको लेकर के वो थोड़े से डिफरेंसेस डेवलप करने लगे कि नो, इट इज नॉट द आइडिया, इट इज एक्चुअली द मैटर विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। इसको लेकर के मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे हीगल कहेंगे कि पहले हमारे दिमाग में भक्ति की भावना आई, द आइडिया ऑफ रिलीजियस फीलिंग, और फिर हमने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि मंदिर बनाया। मार्क्स कहेंगे नो, ऐसा नहीं है। हम पहले एग्जिस्ट करते हैं, हम मतलब पहले समाज में जी रहे थे, अपने लिए खाना जमा करने की कोशिश कर रहे थे, आज हंटर गैदरर्स एंड ऑल। समाज के जो या जीवन के जो हार्श कंडीशंस हैं, जो जीवन की तकलीफें हैं, उसको झेलना कभी कभार बड़ा कठिन हो जाता है। गरीबी, भूखमरी, फिर अपने किसी की मृत्यु हो जाना, बड़ा दर्द होता है, दुख होता है इंसान को। तो इस दर्द या दुख के कारण, मटेरियल कंडीशंस के कारण, फिर इंसान ने आइडिया ऑफ रिलीजन बनाया। फिर आइडिया ऑफ रिलीजन के अराउंड फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या स्ट्रक्चर जैसे कि मंदिर वगैरह बनाए हैं। तो एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू आवर कॉन्शियसनेस, जबकि हीगल वुड से दैट कॉन्शियसनेस इज प्रायर टू एग्जिस्टेंस। जैसे गाइस्ट इज कॉन्शियसनेस एंड उसके बाद एग्जिस्टेंस हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ नेचर। बट मार्क्स ने उसको रिवर्स कर दिया। मार्क्स ने कहा कि एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू कॉन्शियसनेस। इसीलिए कहा जाता है कि मार्क्स मेड हीगल वॉक ऑन हिज हेड। मार्क्स बिलीव दैट मटेरियल कंडीशन इज मोर फंडामेंटल देन आइडियाज। तो एक नजरिए से मार्क्स भी मोनोइस्ट हैं। ही बिलीव्स इन अल्टीमेट रियलिटी एज वन ओनली, बट मार्क्स इज मटेरियल मोनोइस्ट, जस्ट लाइक चारवाक, कि भाई अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो मटेरियल कंडीशंस, बट मटेरियल कंडीशंस से डेवलप होते हैं आइडियाज। मार्क्स डज नॉट रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज, बट ही सेज दैट आइडियाज आर आउटकम ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट फर्स्ट एंड देन मैटर से ही आइडियाज इमर्ज होकर के आते हैं। कॉन्शियसनेस
emerge from matter. जबकि Hegel said otherwise. Hegel said consciousness leads to development of matter. Ideas leads to development या restructuring of matter around that idea. Marx says कि no, first of all we live, we create something, then उस material structure में हमें जब कुछ inconsistency दिखती है तो फिर हम फिर से कुछ और नया बनाते हैं. तो पहले हमने घर बनाया, इस घर में हमें कुछ कमी दिखी तो हमने फिर कुछ नया तरीके का घर बनाया. तो पहले हम रहते हैं, हमें कुछ तकलीफ होती है तो फिर हम कुछ नया बनाते हैं, फिर हम कुछ नया बनाते हैं. सो इट इज द मटेरियल कंडीशन जिससे आइडियाज इमर्ज होते हैं. दिस इज व्हाट मार्क्स सेज. बड़ा बारीक सा अंतर है. मार्क्स इज मटेरियल मोनोइस्ट जबकि हीगल इज आइडियल मोनोइस्ट. और यही कारण है कि मार्क्स का की अगर फिलॉसफी देखी जाए, हीगल को लेकर के हमने जैसे ये वाला पिक्चर देखा, ये वाला कि गाइस्ट अनफोल्ड्स इनटू नेचर, बट नेचर के अंदर भी आइडिया इज कोर, उसके हिसाब से ही मैटर अरेंज होता है. अगर मार्क्स के नजरिए से यही वाला डायग्राम बनाया जाए तो मार्क्स के हिसाब से क्या होगा कि ओरिजिनली एग्जिस्टेड मैटर, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ मैटर एग्जिस्ट करता था. दिस मैटर अनफोल्डेड इटसेल्फ इनटू नेचर, दैट इज मैटर एंड आइडिया. नेचर के अंदर मैटर एंड आइडिया दोनों होते हैं, लेकिन किसी भी वक्त मैटर और आइडिया में मैटर इज मोर फंडामेंटल, मोर कोर. मैटर डिटरमाइंस द आइडिया या कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी. ये सेंटेंस को अच्छे से समझ लीजिए बस. किसी भी समाज का जो मटेरियल कंडीशन है, और मटेरियल कंडीशन भी मार्क्स के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल कंडीशन है वहाँ का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके की है, वो मटेरियल कंडीशन डिसाइड करता है उस समाज का कॉन्शियसनेस या आइडिया. इस बात को समझना जरूरी है. मटेरियल कंडीशन लीड्स टू कॉन्शियसनेस या आइडिया ऑफ द सोसाइटी. जैसे हम दो समाज की कल्पना करते हैं, एग्रेरियन सोसाइटी जो जनरली हमें रूरल एरिया में देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो हमें अर्बन एरिया में देखने को मिलता है. दोनों के मटेरियल कंडीशंस अलग अलग हैं. दोनों का जो मटेरियल कंडीशन है, एक का मटेरियल कंडीशन है एग्रीकल्चरल लैंड, जो उसका सबसे फंडामेंटल मटेरियल कंडीशन है वो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड. तो मार्क्स के हिसाब से मटेरियल कंडीशन में भी सबसे फंडामेंटल मटेरियल एंटिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो एग्रेरियन सोसाइटी का जो सबसे फंडामेंटल मटेरियल एंटिटी है वो है एग्रीकल्चरल लैंड, और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है एग्रीकल्चर. अब रूरल एरिया में जहां पे एग्रीकल्चर इज द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां का जो मटेरियल कंडीशन है वो है एग्रीकल्चर. वहां पे आप एग्रेरियन सोसाइटी देखोगे, और एग्रेरियन सोसाइटी के जो भी कॉन्शियसनेस हैं, आइडियाज हैं, यानी कि जिन बातों को वो महत्व देते हैं, द वैल्यूज दैट दे कैरी इज इन लाइन विथ द एग्रीकल्चर इटसेल्फ. जैसे देखिए, खेती एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है. खेती में बहुत सारे काम करने होते हैं. इरिगेशन करना होता है, खेत जोतना होता है, कटाई करनी होती है, फिर शहरों में जाकर के फसल बेचना होता है. तो अगर परिवार में मान लीजिए 3 भाई हैं तो तीनों मिल करके खेती करेंगे. वो अकेले एक इंसान के बस की बात है नहीं, क्योंकि इतना वो डिमांडिंग एक्टिविटी है, एंड उसमें मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो इसी कारण से आप देखोगे कि गांव में जहाँ पे मटेरियल कंडीशन जो है या कोर मटेरियल एंटिटी है वो है एग्रीकल्चरल लैंड, वहाँ पे फैमिली जो होगी वो जॉइंट फैमिलीज होंगी, वैल्यूज फैमिली सेंट्रिक होंगे, परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा. वहीं आप अर्बन एरिया में चले आओगे जहाँ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है, वहाँ पे क्या है कि फैक्ट्रियाँ हैं या बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं, जहाँ हस्बैंड जाता है जॉब करने, दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है. तो वहाँ पे आपको और किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती. तो आप देखोगे कि अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा लोगों से, परिवार से घुलना मिलना नहीं होता है, एंड दैट लीड्स टू राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज. एग्रेरियन सोसाइटी में लाइफ इज टाइड विथ सन या नेचर. इससे मेरा मतलब है कि जैसे गाँव में जहाँ खेती ही प्रमुख इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब खेती रात में तो होगी नहीं, उसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वो सन से या नेचर से रिलेटेड है. हर क्रॉप का अपना एक सीजन होता है. तो इस कारण से लोगों का जीवन भी सन से या नेचर से बड़ा रिलेटेड है. जैसे शाम होते ही लोग खाना पीना खा करके जल्दी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे. उसके अलावा जो उनके त्योहार हैं वो सब सीजन से रिलेटेड हैं. जैसे हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड बिहू है,
हर जगह पे जहाँ पे भी अग्रेरियन सोसाइटी देखोगे वहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, किस तरीके के त्योहार मना रहे हैं, खाना किस तरह खा रहे हैं, वो सब कुछ सीजन से रिलेटेड होता है, बड़ा सीजनल होता है। क्यों? क्योंकि अग्रेरियन सोसाइटी का जो मटेरियल कंडीशन है वो है एग्रीकल्चरल लैंड, और वहाँ की जो सबसे प्रमुख इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। तो उसी हिसाब से बाकी समाज की जो वैल्यूज हैं, जिन चीज़ों को वो महत्व देते हैं, वो उसी हिसाब से अरेंज हुई हैं। वो फैमिली, जॉइंट फैमिलीज, फैमिली सेंट्रिक आइडियाज, उनको महत्व देते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं देंगे, इंडिविजुअलिज्म को प्रैक्टिस करेंगे रूरल एरिया में, तो खेती करना संभव ही नहीं होगा। वहीं अर्बन एरिया में इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना अगर करेंगे तो फिर टाइम पे आप ऑफिस जा ही नहीं पाएंगे। एंड लाइफ इज टाइड विथ क्लॉक, नॉट विथ नेचर या सन। तो रूरल एरियाज में हर आदमी जो है, हर परिवार में आप देखेंगे शाम को जल्दी खा करके सो जाएंगे। अर्बन एरिया में ऐसा नहीं है। किसी परिवार का खाना, डिनर करने का टाइम होगा रात के 11 बजे, किसी का 12 बजे, क्योंकि वहाँ पे लोग अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो लाइफ इज डिफरेंट। वहाँ पे रात को देर खाना या सुबह जल्दी ऑफिस से चले जाना या सुबह देर से उठना अर्बन एरिया में बुरा नहीं माना जाता, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में बुरा नहीं माना जाता है। वहाँ पे नॉर्म है 12 बजे तक सो कर उठेंगे क्योंकि रात को देर तक काम किया है। लेकिन अगर गांव में आप नहीं देखेंगे कोई 12 बजे तक सो करके उठ रहा है। तो बेसिकली जो समाज के आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, जिनको समाज महत्व देता है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? वहाँ के मटेरियल कंडीशन पे। मटेरियल कंडीशन में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड देन कन्फ्लिक्ट इन मैटर, ये वाली बात आगे हम समझेंगे कार्ल मार्क्स की। ही सेज कि कन्फ्लिक्ट इन मैटर, नॉट कन्फ्लिक्ट इन आइडिया। हीगल ने क्या कहा था? कन्फ्लिक्ट इन आइडिया लीड्स टू चेंज। मार्क्स सेज कन्फ्लिक्ट इन मैटर लीड्स टू चेंज। एंड दैट इज वेयर मार्क्स ने हीगल की थ्योरीज को पूरी तरह से बदल दिया है। हीगल टॉक्ड ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एंड historical idealism, and Marx has given concept of dialectical materialism and historical materialism. Dialectical materialism says कि conflict for material conditions leads to change in society. तो मार्क्स क्या कहते हैं कि इतिहास अभी तक बस 4 स्टेजेस में अनफोल्ड हुआ है। अगर इतिहास को पढ़ा जाए, मार्क्स कहते हैं, तो इतिहास में अभी तक 4 तरीके की ही सोसाइटीज हुई हैं। पहले प्रीमिटिव कम्युनिज्म सोसाइटी, दैट वाज द एज ऑफ हंटर एंड गैदरर्स। फिर धीरे धीरे वहां पे क्या है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे दैट वेर कॉमनली ओन्ड। व्हाट वेर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसको लेकर के लोग खा पी रहे हैं, जिंदा हैं, दैट वाज कॉमनली ओन्ड। फिर धीरे धीरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदलना शुरू हुआ। प्राइवेट हाउस होल्ड डेवलप हुआ कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा गार्डन एरिया है, ये मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है। और वहां से शुरू हुआ स्लेव सिस्टम। तो समाज धीरे धीरे बदला, और समाज बदलने के पीछे का मुख्य कारण है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बदलना। शुरू हुआ स्लेव सिस्टम, फिर स्लेव सिस्टम भी धीरे धीरे बदला और दैट लेड टू राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म धीरे धीरे बदला, दैट लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री में अभी तक बस 4 स्टेजेस ही आई हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सिस्टम, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और ये 4 स्टेजेस जो हैं ये इसलिए डेवलप हुई हैं, दे हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन मटेरियल कंडीशन, दैट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ये बिलीव दैट ह्यूमन हिस्ट्री इवॉल्व्स ड्यू टू क्लास कन्फ्लिक्ट ओवर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे स्लेव सिस्टम जब था तो हाउस होल्ड एंड उससे एसोसिएटेड जो गार्डन है या प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड है, दैट वाज मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उस पे काम करते थे बेचारे स्लेव्स, और उसका सारा रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करता था मास्टर। So with time, slaves started to revolt. That led to conflict for material condition, and that led to establishment of new kind of system, जिसको कहा गया feudalism. तो ये जो evolution हुआ है stages by stages, it has happened because of conflict in matter. And historical materialism बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज किसी भी वक्त किस तरीके का था, what was the nature of society at any point of time in history, that could be understood on the basis of material conditions in that society. Material conditions में जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे इस केस में material condition में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? Factors of production. तो वैसे ही मार्क्स कहते हैं कि समाज किसी भी वक्त कैसा था, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा उस वक्त का material condition. Material conditions are basically of 2 entities, forces of production.
जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते थे उनको प्रोड्यूस करने वाले फोर्सेस का नेचर कैसा था, यानी कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी कैसी थी, लेबर क्लास कैसे थे, टूल्स कैसे इस्तेमाल होते थे। एंड दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ओन कौन कर रहा है, उस पर काम कौन कर रहा है। तो मार्क्स कहते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म के टाइम में देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वाई सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। बट जैसे ही फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन नए नए इमर्ज होने लगे, टेक्नोलॉजीज आने लगी, टूल्स आने लगे, रिसोर्सेज आने लगे, तो फिर क्या हुआ, सम पीपल बिकेम ओनर ऑफ दोज रिसोर्सेज एंड अदर्स वेयर मेड टू वर्क ऑन दोज रिसोर्सेज। और इस तरीके से ओनर एंड वर्कर्स का डिवीजन बनना शुरू हुआ, तो क्लास रिलेशन बनना शुरू हुआ। और इसके साथ ही एक पावर डायनेमिक्स एस्टैब्लिश हुई, जिसमें देयर वेर फ्यू पीपल हु वेर ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर्स वेर वर्किंग ऑन दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो वर्क करते थे ऑन दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे वुड generate goods and services while the maximum enjoyment of the yield of goods and services were taken by the owners of those factors of production। तो इस तरीके से समाज की जो मटेरियल कंडीशंस हैं किसी भी वक्त, वो दो चीजों पे निर्भर करती हैं, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके के टेक्नोलॉजी और किस तरीके का टूल, एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, कौन ओन करता है उन टेक्नोलॉजीज को, टूल्स को, और कौन उस पर काम करता है। तो इसको कहा गया है क्लास रिलेशन। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को एक लाइन में अगर समझा जाए तो दोनों इंटर रिलेटेड आइडियाज ही हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक्सप्लेन्स व्हाई इवोल्यूशन हैज हैपेंड या चेंज हैज हैपेंड, व्हाइल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्सप्लेन्स कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर सोसाइटी। उस वक्त का जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन था, उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि उस टाइम का ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा होगा, वो डिटरमाइन करता उस टाइम का मटेरियल कंडीशन। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, मटेरियल कंडीशन है, वो तय करती है हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन। और उसमें भी हम जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में रहते हैं और हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में हम बिलोंग करते हैं टू द वर्कर क्लास, तो हमारे लिए वैल्यूज कुछ अलग होंगे। हमारे लिए पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, हमने उनका नमक खाया है, ये वाली फीलिंग ज्यादा होगी। और जो बिजनेस क्लास को बिलोंग करेगा, जो ओनर क्लास को बिलोंग करेगा, उसके वैल्यूज अलग होंगे। उसकी वैल्यूज होगी प्रॉफिट ओरिएंटेड, टीलियोलॉजिकल अप्रोच होगी कि चाहे जैसे भी हो हमें प्रॉफिट बनाना है। वो ऐसे नमक खाया है वाली वैल्यूज को कैरी नहीं करेगा। सो मटेरियल कंडीशंस that are essentially of two things, forces of production and relation of production, that determines ideas held by the people in society, and social, economic, political institutions are developed around the material conditions of the society. So this is historical materialism and dialectical materialism of Marx. If we move further, जैसा कि मैंने आपको कहा, मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री अगर किसी भी समाज की देखी जाए तो हिस्ट्री 4 स्टेजेस में ही अभी तक अनफोल्ड हुई है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एज ऑफ हंटर गैदरर्स, देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज वेयर शेयर्ड कलेक्टिवली, एंड दैट इज व्हाई दिस सोसाइटी वाज क्लासलेस सोसाइटी, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं था कि someone was owner of the resource, other one was worker of the resource. And then what happened, new types of, ये जो factors of production की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें new type of forces of production first emerged, technologies and tools emerged. किसी ने बेहतर टूल बना लिए होंगे हंटिंग के, किसी ने कहीं जाकर के फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे अपना प्राइवेट लैंड बना दिया होगा, और इस तरीके से प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज डेवलप्ड विथ टाइम। जिन्होंने भी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज पे अपनी कंट्रोल जमा ली थी, दे बिकेम द मास्टर एंड अदर्स हु कुड नॉट बिकेम स्लेव। और इसी के साथ समाज में शुरू हुआ क्लास डिवीजन। स्लेव सोसाइटी स्टार्टेड विथ प्राइवेट ओनरशिप, और प्राइवेट ओनरशिप बिगेन मेनली विथ द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। स्लेव सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट के कारण, क्योंकि जो स्लेव्स हैं वो बार बार कन्फ्लिक्ट करते थे, वो मास्टर्स का मर्डर करके भाग जाते थे। जो स्लेव्स हैं वो किसी और जगह पे जा करके वो चाहते थे कि उनके पास भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो स्लेव जो हैं वो अब हमेशा ही समाज में कन्फ्लिक्ट रहेगा। कन्फ्लिक्ट किसके बीच में रहेगा, जो ऑप्रेस्ड क्लास है एंड ऑपरेसर क्लास है, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट रहेगा। किसके लिए रहेगा, मटेरियल कंडीशंस को बदलने के लिए रहेगा कि नहीं हमको एक्सप्लॉइट आप नहीं कर सकते। तो समाज में हमेशा ही एक एक्सप्लॉइटेशन का रिलेशन रहता है, और इसमें एक ऑपरेस्ड क्लास रहता है जिसके पास
मटेरियल ओनरशिप नहीं होती है, एंड ऑपरेसर क्लास होता है, इसके पास मटेरियल ओनरशिप रहती है, और दोनों क्लास के बीच में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है, और ये कन्फ्लिक्ट के कारण ही समाज बदलता है। तो मटेरियल कंडीशंस में कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट कौन कर रहा है? द टू क्लासेस के लोग कर रहे हैं, उसके कारण समाज बदलता है। जो मान लीजिए स्लेव सोसाइटी के लोग हैं, वो फिर क्या करेंगे? वो जाकर के सोल्जर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, वो जाकर के वो बहुत सारे स्लेव्स जो है वो स्लेवरी से निकलना चाहेंगे, तो वो जाकर के मर्सनरीज बन जाएंगे किसी लॉर्ड के यहाँ। फिर धीरे 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 समाज में शुरू हुआ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जहाँ पे एक बड़ा सा लॉर्ड है जिसकी अपनी बड़ी सी आर्मी है, वो लॉर्ड रिपोर्ट कर रहा है अपने जनरल को, जनरल रिपोर्ट कर रहा है एम्पेरर को। तो धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, और ये जो स्लेव सिस्टम है ये ब्रेक हुआ, एंड दैट लेड टू राइज ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी इज द कोर, और उसके हिसाब से पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, दैट इज स्लेव सोसाइटी के बाद स्टार्टेड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में भी देयर वाज क्लास डिवीजन। जो पहले प्राइवेट रिसोर्सेज वाज हाउस होल्ड, अब प्राइवेट ओनर से बिकेम द स्टेट या फिर कैसल। उस कैसल का जो ओनर है उसको कहा जाएगा लॉर्ड, और वहां पे जो काम कर रहे वर्कर्स उनको कहा जाएगा सर्व्स या पीजेंट्स। तो ये जो बेचारे स्लेव्स हैं, दे समहाउ स्ट्रगल्ड इन ऑर्डर टू बिकम, in order to improve their lifestyle. Somehow because of the continuous conflict, the slavery system will end, but the slaves will become serfs. The masters later on became lords. तो बेसिकली स्लेवरी का जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन था वो धीरे धीरे बदला बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम आया, फ्यूडलिज्म, जिसमें अब एक हाउस होल्ड के बजाय एक छोटे से घर बगीचे में जहाँ पे स्लेव्स को फोर्स किया जा रहा काम करने के बजाय एक बड़ा सा स्टेट है, उस स्टेट में सर्फ्स काम करेंगे, यानी कि पीजेंट्स काम करेंगे, लैंडलेस वर्कर्स, और उसका ओनर होगा जो होगा लॉर्ड। पीजेंट्स को उसके बदले में अनाज दे दिया जाएगा, और लॉर्ड जो है वो ज़्यादातर जो ईल्ड है उसको एंजॉय करेगा, उसको मार्केट में बेचेगा और सरप्लस अपने पास रखेगा। और ये जो सर्फ्स हैं, इन्हीं में से कुछ सर्फ्स को आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा इकोनॉमिक सोसाइटी सिस्टम डेवलप हुआ फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म में भी एक्सप्लॉयटेशन होता था किसका? इन सर्फ्स का, पीजेंट्स का, लैंडलेस वर्कर्स का, एंड दीज पीपल केम अप विथ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, टूल्स, एंड दे सर्फ्स देमसेल्फ, सम ऑफ द सर्फ्स इमर्ज इनटू बॉर्जुआ। इनमें से कुछ लोग भाग करके जाकर के ट्रेड करने लगे, कोई नाव बना करके दूसरे देशों में गया, वहां पे ट्रेडर का काम किया। सो धीरे 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 ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके अंदर जो क्लास डिवीजन था उसमें जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल के कारण एक न्यू काइंड ऑफ सिस्टम डेवलप जिसको कहा गया कैपिटलिज्म। इस कैपिटलिज्म के अंदर आप देखोगे, आगे मैं आज ही सिखाऊंगा कि जो सर्फ्स थे उन्हीं में से कई सारे जो सर्फ्स हैं दे इमर्ज्ड एंड बिकेम कैपिटलिस्ट। तो अर्लियर दे बिलोंग टू द ऑप्रेस्ड क्लास, they were being exploited. Now they became traders, some of them become inventors, they developed new technologies. कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हिसाब से फैक्ट्री वगैरह लगाई, एंड दैट इज हाउ बिकॉज ऑफ द क्लास डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट द फ्यूडलिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम as an economic setup led to rise of a new stage of history, that is capitalism. और कैपिटलिज्म के अंदर अगेन देयर विल बी फैक्ट्रीज एज मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्ट्रियों में काम करेगा बॉर्जुआ, वो होगा एक्सप्लॉइटेड क्लास, जो उसका ओनर होगा वो होगा एक्सप्लॉइटर क्लास, एंड दिस इज न्यू इकोनॉमिक सिस्टम। मार्क्स कहते हैं कि अभी समाज में हिस्ट्री में 4 स्टेजेस ही देखने को मिली हैं। कैपिटलिज्म अभी देखने को मिल रहा है समाज में। कैपिटलिज्म विल अल्टीमेटली लीड टू राइज ऑफ न्यू स्टेज, दैट इज सोशलिज्म, ऐसा मार्क्स कहते हैं। सोशलिज्म जो है वो ट्रांजिशन फेज के लिए होगा, एंड देन द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिज्म विल बी अगेन अटेन्ड, ऐसा मार्क्स कहते हैं। सो जैसे हीगल कहते थे कि द गाइस्ट विल अल्टीमेटली रियलाइज इटसेल्फ, गाइस्ट द स्पिरिट विल अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइज इटसेल्फ, वैसे ही मार्क्स कहते हैं कि वी विल स्टार्ट विथ communism, we started with primitive communism and ultimately we will realize communism again, and that will be end of history. तो हीगल से इंस्पायर्ड है, बट हीगल बिलीव्स इन डायलेक्टिकल आइडियलिज्म एंड हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। मार्क्स बिलीव्स इन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। वो कहते हैं कि समाज में डेवलपमेंट जो होता है, चेंज जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, कन्फ्लिक्ट मेनली बिकॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये कन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि हाउ कन्फ्लिक्ट लीड्स टू चेंज इन सोसाइटी, पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्सप्लेन्स व्हाट, while dialectical materialism explains why, right? अब let us see dialectical materialism, that is why, the logic of change। वो मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया, फिर से बता रहा हूं, रीड करके देखते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि फर्स्ट चेंज कम्स इन द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इमर्जेस। जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो पहले जो बदलाव आता है ना, वो यहां आता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में। किसी भी सोसाइटी में, जैसे स्लेव सोसाइटी है, वहां से फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी आना है, या फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, वहां से कैपिटलिज्म आना है। तो पहले जो चेंज आता है वो आता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में। न्यू टेक्नोलॉजीज विल इमर्ज, न्यू टूल्स विल इमर्ज। और जो ऑपरेस्ट सेगमेंट है, बहुत बार होता क्या, इन ऑपरेस्ट यानी कि एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट में से ही कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी या नए टूल बनाते हैं, एंड दे गेट सम कंट्रोल ओवर द न्यू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में जो बेचारा पीजेंट था, उन्हीं में से कुछ पीजेंट जो है वो बन गया ट्रेडर, बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन। और फिर जो नई टेक्नोलॉजी आई, नया सिस्टम आया, जो पहले से डोमिनेंट लोग हैं वो तो दबाने की कोशिश करेंगे, करे तुम कैसे बन गया बिजनेसमैन, तुम कैसे करेगा ट्रेड, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि नो नो, इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अलाउड, रिलीजियस के अगेंस्ट है, ये वो। तो एक क्लास कन्फ्लिक्ट होगा। जो ऑपरेस्ट क्लास है वो तो बेचारा इमर्ज करने की कोशिश करेगा ही, नई टेक्नोलॉजी नया टूल ला करके। डोमिनेंट क्लास उसको रोकने की कोशिश करेगा, एंड दैट क्लास कन्फ्लिक्ट विल लीड टू वायलेंस। Marx has seen violence in positive way. The only thinker who has seen positive aspect of violence is Karl Marx. He says कि violence is midwife of change. Violence brings change. तो एक क्लास कन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर क्लास, और धीरे धीरे ये बेस में अंतर आएगा। नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स के साथ ये जो समाज का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो बदलेगा। फिर समाज में नए क्लास के लोग इमर्ज होंगे। जैसे फ्यूडलिज्म के बाद इमर्ज हुआ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के अंदर इमर्ज हुआ बॉर्जुआ क्लास, हु वाज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, जिसने नए टूल्स टेक्नोलॉजी डेवलप किए, एंड द वर्कर क्लास हु वर्कड ऑन द फैक्ट्रीज। और इस तरीके से जब बेस बदलेगा तो फिर से पूरा का पूरा नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। तो ये है मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। समाज किसी भी वक्त किस तरीके का था, कैसा है, वो मेनली इस बात पे निर्भर करेगा कि उस समाज के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं, और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के ओनरशिप किस तरीके का है, हु इज द ओनर एंड हु इज द वर्कर। ओनर्स के वैल्यूज आइडियाज अलग होंगे, वर्कर्स के वैल्यूज आइडियाज अलग होंगे। तो इसी सेंस में मार्क्स कहते हैं कि इट इज द मैटर एंड क्लास डिवीजन एसोसिएटेड विद द मैटर, इट डिटरमाइंस आवर थॉट प्रोसेस। तो मैटर डिटरमाइंस थॉट्स, नॉट अदरवाइज। इट इज नॉट द थॉट दैट डिटरमाइंस मैटर। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को अगर हम और अच्छे से समझें, तो मार्क्स ने इसके लिए एक मॉडल दिया जिसको नाम दिया गया है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्स कहते हैं कि देखो, समाज को अगर हम कभी भी देखें तो समाज में अलग अलग एंटिटीज हैं, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हैं, किस तरीके का वहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के ओनरशिप कंट्रोल कैसी है, वो एक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। उसके अलावा देयर आर अदर एस्पेक्ट, जैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सरकार कैसी है, फैमिली सिस्टम कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, रिलीजन किस तरीके का मानते हैं, किस तरीके रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या आइडियाज को प्रमोट किया जाता है, कल्चर कैसा है। मार्क्स कहते हैं कि ये जितने भी सेगमेंट हैं सोसाइटी के, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, इनमें इकोनॉमी इज द मोस्ट फंडामेंटल। इकोनॉमी इज बेस। बेस इसको इस सेंस में कह रहे हैं मार्क्स कि यही तय करेगा कि बाकी सब कैसा होगा। सुपर स्ट्रक्चर कहा जा रहा है बाकी सबको, गवर्नमेंट, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका जो पिलर है वो जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग वैसी ही बनेगी, उतनी ही मजबूत बन सकती है। उसी सेंस में बेस इज इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स आर सुपर स्ट्रक्चर।
तो इकोनॉमिक मॉडल जैसा होगा, जिस तरीके का इकोनॉमिक मॉडल होगा समाज वैसा ही होगा। मैंने आपको कहा ना, जैसे इस एग्जांपल को ले लीजिए, जिस तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, समाज वैसा ही होगा, वहां का कल्चर ट्रेडिशन वैसा ही होगा। वही बात मार्क्स कह रहे हैं, इकोनॉमी इज बेस, एवरी अदर थिंग इज सुपर स्ट्रक्चर। द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी इज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको मार्क्स ने कहा है बेस, which the base involves two entities, forces of production, that is labor, tool, technology, raw material, and relations of production. Who is the owner of the means of production and who is worker on that mean of production? So these two things form base, and superstructure is built on this base. इसका सिंपल सा मतलब है कि superstructure का nature will be decided on the basis of the base. यानी कि सुपरस्ट्रक्चर के अंदर स्टेट आता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लॉ, लीगल सिस्टम, रिलीजन, ये सब कुछ इसके हिसाब से तय होगा। अगर बेस, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, अगर बेस जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाला है, एग्रीकल्चर लैंड इज द बेस, तो त्योहार भी वैसे होंगे, सरकारें भी वैसे ही कानून बनाएंगी जो मेनली एग्रीकल्चर के हिसाब से होंगी। एजुकेशन सिस्टम में भी एग्रीकल्चर को ज्यादा पढ़ाया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर रिलेशन। सो बेस, दैट इज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, that shapes the superstructure. But Marx says कि the superstructure, that is family system, religion, politics, media, education, it then reinforces back the base. So base determines the superstructure, but then superstructure reinforces back the base. Base जिस तरीके का होता है, क्लास डिवीजन जिस तरीके का है, उस डिवीजन को जस्टिफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है ये सुपरस्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल यू सी, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, इस स्टेज की बात हम करें जिसमें हम मोर और लेस आज भी हैं मार्क्स के हिसाब से, तो इस स्टेज में, इस इकोनॉमिक स्टेज में बेस क्या है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्ट्रीज, लैंड एंड मशीन, ये ओन की जाएगी बाय प्राइवेट पीपल, एंड देयर विल बी क्लास डिवीजन, देयर विल बी फ्यू ओनर्स ऑफ द factories who will be known as capitalists and others will be workers in those factories known as laborers. And प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होगा, कोई भी सामान इसलिए प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि उससे प्रॉफिट डिराइव किया जा सके, दैट इज द बेस। अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है? पॉलिटी आता है, जिसमें सरकारें होती हैं, कानून बनाती हैं। आप देखोगे कि सरकारें मेनली किस तरीके के कानून बनाती हैं? दे विल मेक लॉ फॉर प्राइवेट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द स्टेट विल मेनली बी फेवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मार्केट डेवलपमेंट। तो सरकार प्राइवेटाइजेशन, मार्केट डेवलपमेंट की बात क्यों कर रही है, ऐसा मार्क्स कहेंगे? क्योंकि जो बेस ऑफ द सोसाइटी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है, वो मेनली कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड है। तो इस तरीके का समाज का बेस है। अभी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है विच इज द बेस ऑफ द सोसाइटी। किसी भी वक्त जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वही बेस होता है समाज का। सरकारें उसी हिसाब से कानून बनाती हैं। एजुकेशन सिस्टम उसी हिसाब से स्किल डेवलपमेंट करेगा। अब एआई का जमाना आ रहा है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अब एआई में स्किलिंग करेगा ताकि हम एक बेहतर स्किल्ड वर्कफोर्स बन पाए फॉर द एआई बेस्ड फैक्ट्रीज। तो जो बेसेस हैं, बेस जैसा है, बेस के अंदर क्या आता है? टूल्स, टेक्नोलॉजीज एज वेल एज क्लास डिवीजन। टूल्स, टेक्नोलॉजीज, तो आजकल नई टेक्नोलॉजी है एआई की। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है? ज़्यादा ज़्यादा एआई ओरिएंटेड हो रहा है। आजकल अब कॉलेजेस में लेथ मशीन नहीं सिखाया जाता, अब कॉलेजेस में एआई सिखाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम किस पे तय हो रहा है? बेस पे तय हो रहा है। जिस तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, एजुकेशन सिस्टम वैसा ही होगा, रिलीजन वैसा ही होगा। रिलीजन मेनली क्या प्रमोट करता है? आइडियाज। तो अब जैसे पहले त्योहारों में हम लोग जैसे दिवाली में मिट्टी के दिए लगाते थे, किरोसिन तेल में डाल करके, किरोसिन तेल से मिट्टी के दिए जलाते थे, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोग एग्रेरियन सोसाइटी थे। अब हम लोग इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो त्योहारों में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलीजन और त्योहारों को हम जोड़ के देखें तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वो हम लोग बिजली ये लगाते हैं, बत्तियां लगाते हैं।
साथ ही साथ आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन, इंडिविजुअल सक्सेस, ऑल दैट कम्स। हमारा जो समाज है इसके अंदर जिन आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को हम प्रेफर करते हैं, दैट वैल्यू ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिविजुअल सक्सेस इज सेलिब्रेटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड आइडियाज़ आर प्रमोटेड, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द बेस ही ऐसा है। एंड देन मार्क्स ऑल्सो सेज कि द सुपर स्ट्रक्चर, दो इट इज डिसाइडेड बाय द बेस, बट सुपर स्ट्रक्चर ऑल्सो वर्क्स बैक टू स्ट्रेंथन द बेस। पुलिस, कोर्ट सिस्टम सब लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स कराने में लगी रहेगी। कानून भी ऐसी बनाएगी सरकार जिससे कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा हो। जो क्लास डिवीजन है समाज में, क्लास डिवीजन जिसमें कैपिटलिस्ट्स ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्कर्स वर्क ऑन दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो पावर डिवीजन इज, या पावर डायनेमिक्स इज असिमेट्रिक, जिसमें कैपिटलिस्ट ओन द पावर। तो नाउ डिस्क्रीट तरीके से सरकारें ऐसे पॉलिसी बनाएगी जिससे कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा हो, एंड इन दैट वे द सुपर स्ट्रक्चर वर्क्स बैक टू रीइंफोर्स द बेस। इकोनॉमिक सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, एजुकेशन सिस्टम में बचपन से ही हमारे स्कूल में क्या किया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, टाइम पे पहुंचो स्कूल। टाइम पे पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक लेबर के लिए जरूरी है कि वो टाइम पे फैक्ट्री में आए। तो हमारे अंदर जो लेबर की माइंडसेट है कि टाइमली आना, सुबह उठना, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, ये डिसिप्लिन लेबर या डिसिप्लिन वर्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो वही तो इनकलकेट किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि बेस क्रिएट्स सुपर स्ट्रक्चर, ऐसा मार्क्स कह रहे हैं, एंड सुपर स्ट्रक्चर देन वर्क्स बैक टू प्रोटेक्ट द बेस। सो बेस के अंदर मैंने आपको बताया दो ही मेन चीजें होती हैं। बेस जनरली क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, बट उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन दैट इज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कि who is the owner, who is the worker. This combinedly is known as base of the society. Base, which is economic structure, and economic structure is mainly made up of two things: forces of production and relation of production. And base determines the superstructure, यानी कि समाज, स्टेट या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, समाज में किन आइडियाज को वैल्यू किया जाएगा, कल्चर कैसा होगा, ये इसको डिटरमाइन करता है। एंड देन अगेन दिस रीइंफोर्सेस द बेस। और जब यहां कन्फ्लिक्ट होता है, जब ये जो वर्कर्स में से कुछ लोग जो हैं वो नई तरह की टेक्नोलॉजी ले आते हैं, नया तरीके का टूल डेवलप करते हैं, एंड दे वांट टू, एंड दे सम ऑफ देम बिकम द ओनर, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई टूल के साथ, तो फिर ये बेस चेंज होता है। जब बेस चेंज होता है तो फिर सुपर स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बदलता है। अब नए नए तरीके के लोग आए ना, अब जैसे मार्क जुकरबर्ग आ गया, मान लीजिए, अब आप ये आ गया अपना इलोन मस्क आ गए, मान लीजिए, ये सब लोग क्या हैं, ये सब नए जमाने में इन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नए टूल डेवलप किए। नाउ दे आर नई न्यू डोमिनेंट क्लास। अब ये बाकियों को सप्रेस कर रहे हैं। अब जो अभी सप्रेस हो रहे हैं वो फिर नई टेक्नोलॉजी, नए टूल ले आएंगे और वो फिर एक नया कुछ सिस्टम ले आएंगे। एंड दैट इज हाउ द क्लास स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स विल लीड टू चेंज इन द सोसाइटी। एंड दैट इज वाई मार्क्स का ये बड़ा पॉपुलर कोट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू, यानी कि टिल नाउ द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। समाज इसीलिए बदलता रहा है अभी तक, क्योंकि समाज के अंदर क्लास स्ट्रगल होता रहा है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। और मार्क्स कहते हैं कि समाज में अभी तक 4 स्टेजेस देखने को मिले हैं। प्रीमिटिव कम्युनिज्म, यहाँ पे कोई क्लास डिवीजन नहीं था, इसलिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें से कुछ लोगों ने कुछ नए तरीके के टूल्स बनाए। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड शुरू हुई, और फिर शुरू हुआ स्लेव सोसाइटी। फिर स्लेव सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट के कारण आया फ्यूडलिज्म, वहां से कन्फ्लिक्ट के कारण आया कैपिटलिज्म। और मार्क्स जब अपनी थ्योरी लिख रहे हैं तो मार्क्स कहते हैं कि समाज अभी इस स्टेज में है, कैपिटलिज्म के। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्क्स से कुछ 100-150 साल पहले है जॉन लॉक। जॉन लॉक जिस वक्त लिख रहे हैं अपनी फिलॉसफी, उस वक्त फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा है, कैपिटलिज्म इमर्ज हो रहा है। और ये जो सर्फ्स हैं, पीजेंट्स हैं, लैंडलेस वर्कर्स हैं इन द स्टेट्स ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड, ये बेचारे उस वक्त के ऑपरेस्ड लोग थे, सताए लोग थे। और जॉन लॉक इनके फेवर में लिख रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग जो हैं अब वो ट्रेडर बन रहे हैं, बिजनेस ओनर्स बन रहे हैं,
वो धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहे हैं। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के कारण समाज बदल रहा था जिस वक्त जॉन लॉक अपनी राइटिंग करते हैं। और ये लोग जो है, इनमें से अब कुछ लोग जो है धीरे धीरे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड लेकर के आ रहे थे अपने लिए, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेल्थ लेकर के आ रहे थे ट्रेड के बदौलत। एंड जॉन लॉक राइटिंग मेनली सपोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ दिस सर्फ्स हु आर नाउ इमर्जिंग इनटू न्यू बॉर्जुआस। जॉन लॉक इस कारण से इन लोगों के फेवर में लिखते हैं, तो उस टाइम के ऑपरेस्ट लोग हैं। फिर धीरे धीरे कैपिटलिज्म को अपने हाइट पे पहुंचाते हैं एडम स्मिथ। कैपिटलिज्म एक तरफ से तो इमर्ज हो ही रहा है बिकॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और कैपिटलिज्म को फिलोसॉफिकली जस्टिफाई करते हैं एडम स्मिथ, और उनके साथ आ जाते हैं जेरेमी बेंथम। यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी की मदद से वो प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करते हैं कि यस, प्रॉफिट अगर हो रहा है बिजनेस में तो दैट इज जस्टिफाइबल। और ये दोनों कैपिटलिज्म को अपने पीक पे पहुंचाते हैं। और कैपिटलिज्म जब अपने पीक पे पहुंचेगा तो इसका नतीजा ये होगा कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर शुरू हो जाएगा। सो नाउ दीज पीपल, द सर्फ्स हु इमर्ज इनटू बॉर्जुआ क्लास व्हेन सोसाइटी ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। सो ये जो सर्फ्स थे, दे वर अर्लियर द ऑपरेस्ड पीजेंट पीपल, नाउ दे बिकेम बॉर्जुआ क्लास इन द न्यू कैपिटलिस्ट मोड। और फिर धीरे धीरे यही सर्फ्स बिकेम बॉर्जुआ, यानी कि बिजनेस ओनर्स, द मिडिल क्लास। बॉर्जुआ का लिटरल मीनिंग होता है मिडिल क्लास, बिजनेस ओनर्स, एंड द सेम बॉर्जुआ क्लास बिकेम ऑपरेसर इन दिस कैपिटलिज्म मॉडल। जब ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम अपने पीक पे पहुंचा बाई मिड ऑफ 19th सेंचुरी, इसमें फिलोसोफर्स लाइक एडम स्मिथ एंड बेंथम ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो यही सर्फ्स जो बॉर्जुआ क्लास थे अब कैपिटलिस्ट बन गए, एंड दे फ्रॉम being oppressed peasant now became oppressor and they started to exploit the workers. And Marx says कि now there will be next class conflict. The class conflict will be between the capitalist and the workers, and that class conflict will lead to next stage, that is socialism, and socialism will ultimately culminate into communism. And once communism is attained, then that cycle is completed, जो हीगल ने कहा था। तो हीगल की फिलोसफी को पूरी तरीके से मार्क्स बस मानते हैं, एक ही अंतर करते हैं, आइडिया के जगह पे वो मैटर ले आते हैं। कहते हैं मैटर इज मोर फंडामेंटल, आइडियाज आर बाई प्रोडक्ट या डेरिवेटिव ऑफ मैटर, जबकि हीगल मानते थे कि मैटर इज डेरिवेटिव ऑफ आइडिया। अब मार्क्स जो हैं वो इस स्टेज के राइटर हैं। मार्क्स कहते हैं कि नो, ये जो एडम स्मिथ और बेंथम, इनके कंट्रीब्यूशन के कारण कैपिटलिज्म हैज पीक। अब नाउ will happen the next conflict and that conflict will lead to rise of socialism. वैसे उस वक्त कैपिटलिज्म को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की थी जेएस मिल ने अपने तरीके से, वो तो हमने देखा ही है, तो ये फ्लो चार्ट तो आई होप आपको याद होगा ही। अब मार्क्स के जीवन के बारे में अगर बात की जाए तो मार्क्स के जीवन में हमें एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल शिफ्ट से हमारा मतलब है सोचने के तरीके में एक मेजर बदलाव देखने को मिलता है। मार्क्स जब यंग थे काफी, तो यंग एज में जब मार्क्स ने लिखना शुरू किया 1840 से 1845 तक, ये शुरुआती 5 साल मार्क्स एज ए थिंकर में, मार्क्स मेनली फोकस्ड ऑन द सफरिंग ऑफ द वर्कर्स। इस स्टेज में जो वर्कर्स की सफरिंग हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मार्क्स उसके ऊपर सोच रहे हैं ज्यादा। तो अर्ली फेज में यंग मार्क्स अपीयर्स टू बी वेरी फिलोसॉफिकल एंड ह्यूमनिस्ट, एंड ही वाज आल्सो क्रिटिक ऑफ आइडियोलॉजी। वो कहते थे कि आइडिया देने वाले लोग जो हैं वो काम करने वाले लोग, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही वाज क्रिटिक ऑफ आइडियोलॉजी। बट यंग मार्क्स वाज मेनली अ फिलोसॉफिकल वन। ही emphasized more on abstract and normative concepts, and his key concept in young phase is known as alienation of workers, कि वर्कर्स कैसे एलियनेट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। पर धीरे धीरे मार्क्स के थिंकिंग में एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। विथ टाइम 1845 ऑनवर्ड्स he started focusing on criticism of capitalism. He became critic of capitalism, and later on he stopped calling himself a philosophical thinker. He started calling himself a scientist. जैसे साइंटिस्ट मटेरियलिस्ट होता है, इंपेरिसिस्ट होता है, वैसे ही मार्क्स कहने लगे मैं एक साइंटिस्ट हूं, एंड आई विल साइंटिफिकली एक्सप्लेन कि हाउ सोशलिज्म विल कम। तो मार्क्स ने कहा कि ये सोशलिज्म आएगा और जरूर आएगा, और साइंटिफिक कारण इसके पीछे, जैसे ग्रेविटी का लॉ है वैसे ही साइंस नेचुरल साइंस है कि कैपिटलिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेज विल बी सोशलिज्म। तो मार्क्स जो लेटर मार्क्स है, ही वुड रादर कॉल हिमसेल्फ ए साइंटिस्ट, मटेरियलिस्ट, रादर देन कॉलिंग हिमसेल्फ अ फिलोसोफर।
thinker, and his key concept in later stage is known as surplus value. Marx in later stage, mature Marx would call himself scientific socialist. So अब आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग यंग मार्क्स का एलियनेशन ऑफ वर्कर का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हाउ ही वाज कंसर्न्ड अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स एट अ यंग फेज. Later on he started more focusing on how revolution will come, how change will come, how socialism will be attained, and what would be the nature of socialism. He has explained socialism in a very strict scientific sense. We will see his concept of surplus value. तो आने वाले टाइम में हम लोग मार्क्स के एलियनेशन ऑफ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे यंग मार्क्स के एज में, और फिर बाद में मैच्योर मार्क्स की थिंकिंग को और हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, और वहां पे उनका कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे surplus value and his concept of scientific socialism. That is all for today. Thank you.